आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं सेंसिटिव पे कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। जब भी हिंदुस्तान से हम डायलॉग की बात करते हैं, हिंदुस्तान की प्री कंडीशन होती है कि पहले दहशतगर्दी की बात कीजिए। मैं आपको ये कहता हूं कि हम दहशतगर्दी की बात करने के लिए तैयार हैं। ये नया पाकिस्तान है, ये नई माइंडसेट है, नई सोच है। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज इस पूरे प्रोग्राम के अंदर हम फोकस करेंगे इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप पे, जो मकबूजा कश्मीर के अंदर अटैक हुआ है उसके बाद जो कशीदगी और तनाव दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ता चला जा रहा है। इसी हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज एक पॉलिसी स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि इस वक्त कोई फ़ायदा नहीं मिलता पाकिस्तान को वो किसी किस्म के भी क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट अटैक के अंदर मुलव्वस हो। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये एक नया पाकिस्तान है और उसका एक नया माइंडसेट है। उन्होंने भारत को ये भी कहा कि अगर भारत के पास किसी किस्म का कोई सबूत है कि पाकिस्तान मुलव्वस है इस अटैक के अंदर तो वो पाकिस्तान के साथ शेयर करे और पाकिस्तान उसके ऊपर एक्शन लेगा। उन्होंने भारत को जॉइंट इन्वेस्टिगेशंस की भी ऑफ़र कर दी और साथ में ये भी कहा कि पाकिस्तान हर इशू पे बात करने को तैयार है, दहशतगर्दी के साथ के इंक्लूडिंग। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने सेक्रेटरी जनरल को ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने उनसे कहा है, ये रिक्वेस्ट की है कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी को कम करने की कोशिश करें। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शाह महमूद कुरैशी साहब जो वज़ीर ख़ारजा है। वेलकम टू द शो शाह साहब। जी शुक्रिया। शाह साहब, सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये जो पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन आया है वज़ीर आज़म साहब की पॉलिसी स्टेटमेंट, आपने कहा कि ख़त लिखा है, ये कुछ देर नहीं हो गई, ये वाक़या 3-4 दिन पहले हुआ, उस दिन से भारत शोर डाल रहा है, उसने जो अपना नैरेटिव था या जो मैसेज था वो 3-4 दिनों में मुल्क दुनिया के हर कोने में पहुँचा दिया और हमारी तरफ से जब जवाब आया तो 4 दिन गुजर चुके थे। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम खामोश नहीं थे, उन्होंने वादा किया, हम खामोशी से काम किया। हमारे फॉरेन ऑफिस ने जितने ममालिक हैं, उनके एनवॉयज हैं, उनसे राब्ते किए, उनको ब्रीफिंग्स की, अपना नुक्ता नज़र समझाया। हमारे जो मिशंस हैं बाहर, उनको हिदायत दी गई कि वो अपने कैपिटल्स में इंगेज करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहां बताएं। हम खामोश नहीं थे, लेकिन हम उसका ढंडोरा नहीं पीट रहे थे। वो ढंडोरा इसलिए पीट रहे थे, उनका तो ऑब्जेक्टिव था। उनका ऑब्जेक्टिव था अपने मुल्क में एक इमोशन को वेप अप करना और उसकी बुनियाद पर सियासी मकासद हासिल करना। हमारा ऐसा कुछ ज्यादा न था न है। अब हमने, और फिर दूसरी बात ये है कि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट विजिट में मसरूफ थे। एक तरफ हम मसरूफ हैं अफगानिस्तान के साथ मामला को सुलझाने में, वहां अमन और रिकंसिलिएशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाने में। एक नंबर 2, हम सऊदी अरब के साथ एक नई हम पॉलिसी और एक नया ताल्लुक उस बात का आगाज करने चले थे। अब इस वक्त अगर हम उस मौजू पे चले जाते तो जो हमारा फोकस था वो हमें हट जाता और हम जो अपना टारगेट अचीव करना चाहते हैं वो अचीव ना कर पाते। तो हमने फैसला किया कि खामोशी से हम अपना ग्राउंड वर्क करेंगे। हमने अपना ग्राउंड वर्क, अपना मैसेज हमने पहुंचा दिया और जैसे ही विजिट खत्म हुआ तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे दिया और ये पॉलिसी स्टेटमेंट पर हमारा इत्तफाक राय है। इस पर हमारी मशावरत हुई। पाकिस्तान के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं मिल बैठकर हमने इस पर तबादला ख्याल किया। प्राइम मिनिस्टर साहब थे, मैं था और दूसरे हमारे जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनके सरबराहान थे और हमने बैठकर एक अपनी हिकमत अमली पर सोच और फिक्र की और एक हमने कंसेंसस बिल्ड किया और उसका आज वजीर आजम ने वाकिफ अपना एक जो वाज़ेह मौक़िफ़ है दुनिया के सामने रख दिया है। शाह साहब, तो आप अगर एक जुमले के अंदर जो पाकिस्तान की हिकमत अमली है जो आप कह रहे हैं कि कंसेंसस से बिल्ड हुई है, एक जुमले में नए पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है वो क्या है इस क्राइसिस के रिएक्शन में?
एक जुमले में ये कहूंगा कि हम पुरअमन रहना चाहते हैं, हम अच्छे हमसायों वाला ताल्लुक चाहते हैं, लेकिन हम किसी धमकी से मरूब नहीं होंगे, और अगर कोई गलत हरकत की गई तो उसका फिल फौर जवाब मिलेगा। शाह साहब, तो क्या हम इससे ये समझें कि आपके पास या हुकूमत पाकिस्तान के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे आपको ये खदशा है कि कोई बुरी हरकत की जा सकती है, कोई हमला किया जा सकता है पाकिस्तान पे इंडिया की तरफ से? हमारे पास तो इंफॉर्मेशन इस वाकया पुलवामा के वाकया से पहले इंफॉर्मेशन थी कि इलेक्शन से पहले कोई ना कोई वो हरकत करेंगे, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, और दुनिया का जो फोकस है हमारा वेस्टर्न फ्रंट पे उसको हटाने के लिए। इंडिया एक स्पॉइलर का रोल प्ले कर सकता है ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, और ये मैं हर जगह कहता रहा हूँ। मैंने एक नहीं कई फोरम्स पर कहा है। मैं म्यूनिख में था, मेरे म्यूनिख में जो इंटरेक्शन था वहां मैंने कहा कि हिंदुस्तान वेस्टर्न फ्रंट से जो हम पीस और रिकंसिलिएशन का केस आगे बढ़ा रहे हैं उसमें स्पॉइलर का रोल प्ले कर सकता है, और हिंदुस्तान ने करने की कोशिश की है। सही। शाह साहब, तो अब आप ये बताएं कि इस वक्त जो आपने ख़त लिख दिया यूनाइटेड नेशंस को, तो क्या आपके ख्याल में भारत इस वक्त एक्सेप्ट करेगा किसी किस्म की भी थर्ड पार्टी मीडिएशन? देखिए, भारत अगर कहा है, दुनिया को ये पैगाम दे रहा है कि पाकिस्तान ने हम पे ये वार की है, बगैर तहकीक के, बगैर इन्वेस्टिगेशन पे हम पे इल्जाम लगा रहा है, और वो कह रहा है कि हमारा पॉलिसी का हिस्सा है कि हमने पाकिस्तान को सफारती तौर पर तनहा करना है, तो पाकिस्तान ने अपना पेश करना है। अब वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन, वो चाहते हैं कि इस बात की तह तक पहुंचा जाए इसका जिम्मेदार कौन है, तो आइए बैठ के करने को तैयार हैं। वो दहशतगर्दी पे बात करना चाहते हैं, आइए बैठ के तैयार हैं। हमने आपसे ज्यादा कीमत अदा की है पिछले 17 साल में, जो पाकिस्तान ने कीमत अदा की है किसी ने कौम ने अदा नहीं की दहशतगर्दों के हाथ। लेकिन अगर आप किसी और इरादे, आपके इरादे जो हैं वो नापाक हैं, तो उसके लिए भी हम बशीर कौम के तैयार हैं। शाह साहब, तो ये जो आपने जो वज़ीर आज़म साहब ने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की ऑफ़र दी है, ये हमने पठानकोट में भी एफर्ट किया था, मगर उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा एक्सेस। हमने कहा है हम इन्वेस्टिगेशन, आप किस इन्वेस्टिगेशन पे चाहते हैं तो बताइए ना। अब ये बताते हैं ना कि वो क्या चाहते हैं, अभी तो मालूम नहीं है वो चाहते क्या है, फिर खुद भी मालूम वो क्या चाहते हैं। हमने अपना जहन दे दिया है कि हम ताउन के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी हिंदुस्तान को नहीं मालूम वो ताउन चाहते क्या हैं, उनसे चाहते क्या है। मैं यही तो कह रही थी कि ये तो हम पहले भी ऑफर्स कर चुके हैं, मगर कभी कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि इनफैक्ट अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए वो एक्सेप्ट करते हैं जैसे कि उन्होंने पठानकोट में किया था, तो वो फिर सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड नहीं करते। मुंबई अटैक के केस में भी ये हुआ था कि पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटर्स इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी जो एक्सेस हमें चाहिए था टू विटनेसेस वो प्रोवाइड नहीं हुआ। तो वो मसला ये है कि वो फिर भारत जो है वो उसका भी मलबा हमारे ऊपर ही इवेंचुअली डाल देता है, ये कह के कि ये तो सीरियस नहीं है, ऑफर करते हैं बट फॉलो अप नहीं करते। नहीं, ऑब्वियसली वो तो मलबा हम पे डालने की कोशिश करेगा, तो हिकमत अमली यही है। हमने तो अपना जहन देना है ना। वो दुनिया में मजलूमियत का लिबादा ओढ़ना चाह रहा है, हम चाह रहे हैं क्या का सामने फर्क कितना है। नहीं, बट मेरे कहने का मकसद ये है कि ये तो एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है जो हमने पहले भी आजमाया हुआ है पाकिस्तान ने। क्योंकि अब नई हुकूमत है, नया पाकिस्तान है, जैसे वज़ीर आज़म साहब ने कहा, तो वी वांट टू सी समथिंग न्यू इन द स्ट्रैटेजी विद व्हिच पाकिस्तान रिस्पॉन्ड्स टू इंडिया। वेरी क्लियर स्ट्रैटेजी हमने दी है। वी आर विलिंग टू सिट एंड टॉक। आपने टेररिज्म पे बात करनी है, हम तैयार हैं। हम नेगोशिएशंस के लिए, डायलॉग के लिए तैयार हैं। अगर आप कोई हमलावर होंगे, हम रिटेलिएट करने के लिए तैयार हैं। और अगर आप इन्वेस्टिगेशन में तावन चाहते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। All is in their court. अब उनने फैसला करना है कि वो क्या चाहते हैं। इसके अलावा कोई आपके पास तजवीज़ है तो आप बता दीजिए। शाह साहब, और जो वो बात कर रहे हैं, जैसे अरुण जेटली साहब ने कहा कि हम पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट कर देंगे, और हम इस हवाले से कोशिश कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का इसके ऊपर काउंटर स्ट्रैटेजी या काउंटर नैरेटिव क्या होगा? सिंपली
ये कोशिश करके देख लें, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये आप खालिद ने कोशिश नहीं की, ये कोशिश करते रहे हैं, नाकाम रहे हैं, इंशाल्लाह आइंदा भी नाकाम रहेंगे। शाह साहब, तो अगर इसी हवाले से हम ये बात करें कि अगर इंडिया हम सिर्फ टेररिज्म पे बात करना चाहते हैं और सिर्फ टेररिस्ट अटैक्स जिनका इल्ज़ाम वो हम पर लगाते हैं, हम सिर्फ उस हवाले से बात करेंगे और किसी इशू पे बात नहीं करेंगे, तो वुड पाकिस्तान एक्सेप्ट एन ऑफर लाइक दिस? तो हम टेररिज्म पे बात करने के लिए तैयार हैं। जब टेररिज्म की बात करेंगे तो जो स्टेट टेररिज्म मकबूजा कश्मीर में हो रहा है वो भी जहर बहस तो आएगा ना, वो कैसे नहीं आएगा। वहां जो आए दिन लोगों की जानों का ज़िया हो रहा है, वहां जो अस्पतालें लूटी जा रही हैं, वहां जो पैलेट गन का इस्तेमाल हो रहा है, वहां जो स्पेशल लॉज के तहत लोगों को कुचला जा रहा है, वहां जो इंटरनेट सर्विसेज बंद की जा रही हैं, वहां जो कश्मीरियों पर हमले किए जा रहे हैं, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, वो स्टेट टेररिज्म नहीं है तो क्या है? जी शाह साहब, एक तरफ तो इंडिया का भी मसला है मगर दूसरी तरफ ईरान भी कुछ हमसे खुश नहीं लग रहा, वो भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो क्या आपने उस तरफ भी कोई गुफ्तगू की है इरानियन हुकूमत के साथ उस सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल की है। मेरी वजीर खारजा ईरान से जवाद ज़रीफ साहब से बात हुई है, हमने अपने लोग भेजे हैं, हमारा उनकी जो लीडरशिप के साथ कांटेक्ट है, ऑपरेशनल लेवल पे गुफ्तगू हो रही है। हमने माजी में उनसे तावन किया, आइंदा भी करेंगे। हमें बिल्कुल हमारा पड़ोस है ईरान, अच्छे ताल्लुकात हैं, हम उन ताल्लुकात को पहले से ज्यादा मजबूत देखना चाहेंगे। तो इंशाल्लाह ईरान की जो तशवीश है उसको हम दूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने वक्त निकाला और हमसे बात की। नाजरीन, नाउ विल टेक अ ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी मौजू के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। हमारे और आपके दरमियान जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं और बिलखसूस कश्मीर का मसला है, आइए बैठकर बात करें। गुफ्तो शुनीद के अलावा कोई और इसका हल है नहीं, और हमें तशवीश ये भी है कि दिन ब दिन हिंदुस्तान अपनी पॉलिसी की वजह से, एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स की वजह से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल बिगाड़ रहा है। हिंदुस्तान की हुकूमत इसको एक खास रंग देने की कोशिश कर रही है, और उन्होंने अपने अज़ाइम का जिक्र किया है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को सफारती तौर पर तनहा कर दें। ये आप नहीं कर पाओगे, उस रास्ते पे न चले जिस रास्ते पे चल के कुछ हासिल ना हो। वेलकम बैक। पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। ये तो अब एक रिवायत सी बन गई है कि जब भी भारत के अंदर कोई बहुत हाई प्रोफाइल अटैक होता है टेररिज्म का, तो फ़ौरन भारत हम पे इल्ज़ाम लगा देता है। पुलवामा के अटैक के बाद भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, फ़ौरन इल्ज़ाम जो था पाकिस्तान पे लग गया। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इस दफ़े इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो ये इल्ज़ाम लगा है, इंटरनेशनली भारत पाकिस्तान को कितना कोई डैमेज कर सकेगा, और जिस तरह की उनकी एक कोशिश कहा जाता है कि होती है हमें इंटरनेशनली आइसोलेट करने की, वो किस हद तक कामयाब होगी। और जो वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से ऑफ़र आई है जॉइंट इन्वेस्टिगेशंस की, क्या वो इसमें कोई मदद मिलेगी, और क्या वो इंटरनेशनली जो हमारे ऊपर एक प्रेशर आएगा उसको डाइवर्ट करने के लिए काफ़ी होगी? इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रियाज मोहम्मद ख़ान साहब, जो एक साबका सेक्रेटरी ख़ारजा और बहुत सीनियर डिप्लोमेट रहे हैं। वेलकम टू द शो रियाज साहब। रियाज साहब, तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ऑफ़र दी है कि हम जॉइंट इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं, इसके ऊपर भारत की तरफ से क्या रद्द अमल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या वो एक्सेप्ट करेंगे इस ऑफ़र को या रिजेक्ट कर देंगे? देखिए, वज़ीर आज़म साहब की ये जो पेशकश है ये बड़ी बरवक्त है, सही, और बहुत अहम है। अब जहाँ तक कि भारत का ताल्लुक़ है, जो उनका मूड नज़र आता है वहाँ जो आप मीडिया देखिए कुछ, तो उससे तो कोई ये ऐसी उम्मीद नहीं नज़र आती कि वो फ़ौरन को इसका मुस्बत जवाब देंगे। सही। लेकिन बुनियादी तौर पर हमें कुछ चीज़ें करनी होंगी जो मेरा ख़्याल है कि हम कर रहे हैं हुकूमती सतह के ऊपर। जी। पहली जो सबसे बड़ी अहम चीज़ है वो तो ये है कि हमें पूरी तैयारी रखनी चाहिए कि कोई अगर जाहरे कदम उठाया जाता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, सलामती के ख़िलाफ़, तो पाकिस्तान को उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए कि उसके एक मुनासिब
जो है उसका जवाब दिया जा सके। और ये आपके सियाचिन से जो हमारे कोस्टल रीजन है वहाँ तक हर जगह तैयारी, और दूसरे कहीं और टारगेट्स अगर हों तो उसके लिए भी तैयारी। दूसरी जो चीज़ है वो है सफारती अमल, जिसका एक हिस्सा जो है वो ये भी है जो वज़ीर आज़म साहब ने एक पेशकश की है। इसमें हमें कई सतहों के ऊपर काम करना पड़ेगा, और जो मेरा ख्याल है किया जा रहा होगा फॉरेन ऑफिस की तरफ से और दूसरे ज़राए से। पहली चीज़ जो है वो तो हमें अपने जो दोस्त ममालिक हैं और दूसरे अहम ममालिक हैं उनको ये कहना पड़ेगी कि हिंदुस्तान को मज़ीद इश्ताल अंगेज़ी से रोका जाए, और उस पर ये बावर कराया जाए कि इस किस्म की जो इल्ज़ाम तराशी है उससे कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान ने एक बड़ी संजीदा ऑफ़र की है, वज़ीर आज़म ने की है तफ्तीश के लिए, जॉइंट तफ्तीश के लिए, और उसका जो है एक मुस्बत उनको जवाब देना चाहिए। तो पहली सतह जो है वो ये होनी चाहिए। दूसरी मेरा ख्याल है हमें बैनुल अक़वामी बरादरी की तवज्जो इस पर भी मबजूल करानी चाहिए कि जो हिंदुस्तान कश्मीर में कर रहा है, और इस वक्त भी इस वाक़े के बाद जो वहाँ पर कुछ रिप्रेसिव मेजर्स लिए गए हैं, जम्मू में लिए गए हैं, दूसरी जगह, तो उनकी तरफ जो है हमें तवज्जो दिलानी चाहिए। रियाज साहब, बट ये तो एक मुझे लगता है कि हमेशा एक बड़ा अनफॉर्चुनेट जो है ना कश्मीर के साथ होता है कि क्योंकि हर इशू जो होता है वो इंडिया पाकिस्तान का एक बायलैटरल क्राइसिस बन जाता है, तो जो मकबूजा कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं वो जो है वो बिल्कुल एक गुम सी हो जाती हैं, जिनको आप कह रहे हैं कि हाईलाइट किए, बट ये दिस हैज़ ऑलवेज बीन एन अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप। तो आप इस दफ़े उसको हम कैसे हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि वो लगता है कि कभी कोई इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। ये बात भी कहने की है और इसको इस पर एम्फेसिस देना चाहिए कि जब भी वहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई हैं और कश्मीरियों की एक जद्दोजहद उसके ख़िलाफ़ जारी रही है, कोई ना कोई वाक़या इस किस्म का हो जाता है जिससे कि हिंदुस्तान उसकी तरफ से तो तवज्जो बैनुल अक़वामी दुनिया की हटा देता है, और वो फिर उसका एक नैरेटिव ये होता है कि ये पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। इसमें माजी के अंदर भी हम जाएं, वाक़यात क्या थे, उनके पीछे क्या अनासिर कार फरमा थे, उससे क़ते नज़र, लेकिन एक चीज़ जो है वो ज़रूर है कि पार्लियामेंट के ऊपर अटैक जब हुआ 2001 में, फिर उसके बाद ये वाक़या मुंबई का हुआ, ठीक है जी, फिर और भी जो वाक़यात हुए हैं, पठानकोट का हुआ, उड़ी का हुआ, फिर उसके बाद अब ये है, तो इससे जो है वो हिंदुस्तान ने पूरा फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाया और कश्मीर कॉज को भी नुकसान पहुंचाया, ठीक है। तो पहली चीज़ जो हमें कहनी चाहिए वो इस ज़िमन में वो तो ये है कि पाकिस्तान की हुकूमती सतह पर तो कोई जवाज़ ही पैदा नहीं होता कि वो इस किस्म की जो कार्रवाइयाँ हैं या वाक़यात हैं उनकी पुष्टपनाही करे, क्योंकि उससे कश्मीर को भी नुकसान हुआ, पाकिस्तान को भी नुकसान हुआ। तो हम कोई ऐसी पॉलिसी तो जो है कोई सही दिमाग हालत में तो नहीं कर सकते जिससे कि हमारा खुद अपना नुकसान हो। तो ये चीज़ जो है ये इसके ऊपर अब वो बात करते हैं। सॉरी, यहाँ ब्रेक थोड़ी सी लेनी है, उसके बाद आई जस्ट गेट योर आंसर। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम रियाज साहब के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाजरीन, हम गुफ्तगू करें रियाज मोहम्मद ख़ान साहब से। जी रियाज साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप जिक्र कर रहे थे कि कैसे ये जो पिछले बहुत बड़े वाक़यात हुए, पार्लियामेंट पे अटैक, मुंबई, उसके बाद पठानकोट, और अब ये, इन सब से इंडिया ने ना सिर्फ फ़ायदा उठाया और नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को और कश्मीर कॉज को भी। और आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान कैसे इस पे रिस्पॉन्ड कर सकता है कि जो फोकस है वो जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं कश्मीर में उससे भी ना हटे,
اور جو پاکستان کے اوپر یہ ملبہ گرتا ہے کہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں، اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم، وہ اس کے الزام سے ہم کیسے ذرا انٹرنیشنل کمیونٹی کی اٹینشن جو ہے ہٹا سکتے ہیں اور جو اصل ایشو ہے کشمیر کا اس پہ لے کے جائیں؟ دیکھیے، یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا جو فنومینا ہے یہ بہت پہلے کا ہے. افغانستان جہاد سے یہ بات شروع ہوئی اور بعد میں یہ کچھ کشمیر سے بھی وابستہ ہوا. لیکن اب یہ پالیسی جو ہے یہ کسی صورت میں مناسب کسی بھی ملک کے لیے نہیں ہے، اور پاکستان کے لیے تو خاص طور پہ جیسے کہ یہ واقعات ہوئے ہیں. اب اگر کوئی، کیونکہ ہندوستان کا بیانیہ یہ ہے کہ دیر آر نان اسٹیٹ ایکٹرز ایکسیٹرا جن کو شاید کچھ حمایت بھی حاصل ہو، یہ ہمیں لوگوں کو، دنیا کو باور کرانے کی ضرورت ہے اور کہنا چاہیے کہ ہماری حکومتی سطح پر اس قسم کی پالیسی نہیں ہو سکتی. اور جہاں تک کہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز اگر کوئی ہیں اور وہ نادانستہ طور پر اس قسم کی چیز کچھ کرتے ہیں، ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ ہیں کہ آیا جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے پاکستان کا فائدہ ہو رہا ہے، کشمیر کا فائدہ ہو رہا ہے، یا اس سے نقصان ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے نقصان ہو رہا ہے. تو اس لیے ایک چیز تو یہ، اور اس میں ایک چیز اور کہوں گا جو یہ بیانیہ ہے ہندوستان کا، اور یہ بیانیہ بہت اس میں قبولیت ہے تھوڑی بہت دنیا کے اندر، کیونکہ دنیا میں ایک تاثر ہے اباؤٹ انتہا پسندی اور یہ تشدد، دہشت گردی وغیرہ، اس سے ایک تاثر ہے، تو وہ اس کی قبولیت ہے. تو وہ اب مثلا جیش محمد ہے جی بالکل، یا لشکر طیبہ ہے، یہ پاکستان کے اندر بین تنظیمات ہیں، لیکن ان کے بعض اوقات الزام دیا جاتا ہے ہندوستان کی طرف سے کہ یہ نہیں، ابھی بھی ایکٹیو ہیں، یا ان کے جو سرکردہ رکن تھے پہلے وہ بھی ایکٹیو ہیں. تو یہ بھی ضروری ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، جو اب وابستہ نہیں ہیں، وہ تنظیمیں اب موجود نہیں ہیں، کہ وہ بھی کبھی یہ بیانیہ دیں کہ ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دراصل کشمیریوں کا رد عمل ہو سکتا ہے جو ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں. تو ریاض صاحب بیسکلی پھر وہی بات ہے کہ if I can sort of جو آپ بات کریں، اگر میں اس کو صحیح سمجھوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بھی اسٹریٹجی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم ایک میسج دنیا کو نہیں کنوے کر رہے صحیح طریقے سے، تو ہم یہ سوچیں کہ ہماری اس میسج کے اندر کیا کمزوری ہے، یا ہماری کون سی ایسے ایکشنز ہیں جو تبدیل ہونے والے ہیں، تاکہ جو ہم پیغام پہنچانا چاہتے ہیں دنیا کو وہ پہنچے تو صحیح نا. تو یہ بھی ایک بہت مسئلہ ہے. تو اس کے اندر یہ ایک ایگزامپل کہ یہ جو آرگنائزیشنز ہیں یہ کیوں نہیں، یہ میں آپ کو ایک دوسری مثال دے رہا ہوں جو بالکل مختلف ہے، کہ یہاں پر بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ جو انتہا پسند تھے دوسرے، یہ دراصل امریکہ کی شہ پر یا کسی اور کی شہ کے اوپر، ہندوستان کی شہ کے اوپر یہ کارروائیاں کر رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تذبذب تھا ان کے جو کارروائیاں تھیں ان کو کنڈیم کرنے میں. صحیح. بعض ہماری جو جماعتیں تھیں دائیں بازو کی، ان کی طرف سے تذبذب. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. لہٰذا اس کے اندر ایک ذہنی طور پر جو ہے بڑی واضح ہمارا ایک موقف ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں کسی صورت میں، اس کو ہر صورت میں جو ہے اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا کسی کو. بہت بہت شکریہ ریاض صاحب، آپ نے وقت نکالا اور ہم سے بات کی. ناظرین، ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ کس طرح پچھلے کچھ سالوں کے اندر جب بھی انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی ہوتی ہے تو سارا جو ہے فوکس وہ شفٹ ہو جاتا ہے اسپورٹس، آرٹس اور کلچر اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے بین پہ. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे ये जो आजकल एक नया ट्रेंड हमें नज़र आता है कि जब भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ती है तो सारा फोकस कुछ हद तक स्पोर्ट्स, आर्ट्स और कल्चर पे आके थम जाता है। इस दफ़े भी जब मकबूजा कश्मीर में अटैक हुआ तो जो सारे एक मलबा था इन भारत से जो गुस्से का आया वो ऐसे फील्ड्स के अंदर आया। फॉर एग्ज़ाम्पल PSL क्रिकेट की जो रिज़ल्ट्स की कवरेज थी जो एक भारतीय या इंडियन कंपनी कर रही थी उसने मज़ीद काम करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा एक इंडियन प्रोडक्शन हाउस ने अपने वेबसाइट से जितने सारे पाकिस्तानी सिंगर्स के गाने थे वो सब हटा दिए। एक और प्रोड्यूसर ने अनाउंस किया कि उनकी जो अगली फ़िल्म आ रही है वो पाकिस्तान के अंदर एग्ज़िबिट नहीं होगी। इससे पहले भी एक ऐसा वाक़या जब हुआ और कशीदगी बहुत बढ़ी तो एक इंडियन चैनल जो उस ज़माने में पाकिस्तानी ड्रामे दिखा रहा था इंडिया में, उन्होंने बैन लगा दिया और वो ड्रामे नहीं दिखा रहे अब। इसके अलावा जो भारतीय कोई फ़नकार भी थोड़ी सी न्यूट्रल स्टेटमेंट देते हैं पाकिस्तान इंडिया के हवाले से तो उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा तनकीद होती है भारत के अंदर। ये जो नया ट्रेंड है ये क्या सचमुच नया है या माजी में भी ऐसा होता रहा, हमें याद नहीं है? और अगर ये नया है तो इसके पीछे वजह क्या है? इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जावेद जब्बार साहब जो साबिक वज़ीर इत्तलात हैं और इसके अलावा कॉलम निगार भी हैं और आई थिंक ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। वेलकम टू द शो जावेद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया दावत का। जी जावेद जब्बार साहब, तो ये बताएं कि ये जो ट्रेंड है हम तो अब देख रहे हैं कुछ सालों से, क्या ये पहले भी होता था? और अगर पहले होता था तो वाज इट मोर ऑफ अ स्टेट टू स्टेट, यू नो, उन्होंने ये चीज़ बैन कर दी तो फिर फलाने ने कर दी। अब तो मगर लगता है कि जैसे पूरे का पूरा मुआशरा जो है वो जज कर रहा है अपने ही लोगों को कि वो कितने पेट्रियाटिक हैं और इस इतने पेट्रियाटिक हैं कि वो कितना गुस्सा दिखा सकते हैं दूसरे मुल्क के खिलाफ। मैं कतई आपके सवाल को डायरेक्टली इवेड नहीं कर रहा, कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि किसी और रुख से मैं जवाब दूँ, लेकिन भी मैं समझता हूँ कि इसकी बुनियाद में एक ऐसा फिनोमिनन है, एक ऐसी कैफियत है जो सारी बड़ी रियासतों में पाई जाती है और वो है इनसिक्योरिटी, गैर तहफ़्फ़ुज़ाती कैफियत। और ये बड़ी अजीब बात है कि जितना बड़ा मुल्क उतनी ही ज़्यादा गैर महफूज किस्म की कैफियत, पैरानोया कि जी या तो मजाल किसी की कि आप हमें छेड़ रहे हैं, और दूसरा एक्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन विथ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ टेरिटरी और सिक्योरिटी। जावेद जब्बार साहब, ये तो फिर अगर आप 5-7 साल की बात करें और मनमोहन सिंह का स्पेशली अगर आप एग्जांपल लें तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये ज़्यादा बीजेपी की हुकूमत के नीचे इस तरह के वाक़यात हैं। और वो गिल्ट तो हमेशा से था, अगर वो गिल्ट वाला तो फैक्टर हमेशा था, मगर जो बीजेपी की हुकूमत आने के बाद शायद ये प्रेशर मुआशरे पे भी बहुत ज़्यादा पड़ गया है टू कॉन्स्टेंटली प्रूव वंस पेट्रियटिज्म। लेकिन दिलचस्प बात यह है आरफा बीबी कि बीजेपी के भी कुछ बेहतर पहलू हमने देखा है। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे वजीर आजम थे कि उनकी भी ग्राउंडिंग इसी कैफियत में थी, लेकिन अगर आप कंपेयर करें दोनों को तो चाहे वो जबान अल्फाज का इस्तेमाल हो, धमकी का एक मिजाज हो, बहुत मुख्तलिफ। तो वाजपेयी बीजेपी का लीडर, लेकिन एक और कैफियत। नरेंद्र मोदी अलबत्ता माशाल्लाह इसका कितना संगीन रिकॉर्ड रहा है गुजरात में, शर्मनाक, जिसका कभी भी वाजपेयी ऐसा वाबस्ता नहीं रहे इस तरह की हरकत से। तो ये मैं बिलखसूस कहूँगा ये नरेंद्र मोदी का एक जो मनफी असर हो गया है बीजेपी पर और उसके पीछे आरएसएस का। जावेद साहब, इसके साथ क्या हम इकोनॉमिक्स को भी लिंक कर सकते हैं इन द सेंस कि शायद ये एक बहुत थिंकिंग है इंडिया के अंदर प्रेवलेंट कि अब इकोनॉमिकली उनको पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ कशीदगी भी रहेगी तो उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या ट्रेजेक्ट्री उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो शायद इसलिए उनको ये भी लगता है कि आर्ट्स और कल्चर पे भी अगर वो जैसे बिल्कुल टाइज कट कर दें तो वो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर हमारा रिएक्शन इतना अग्रेसिव
शायद इसलिए नहीं होता कि बहुत अरसे के बाद अब पाकिस्तान को ये लगता है कि कल्चर या सॉफ्ट जो सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर हमें इकोनॉमिकली हम शायद इंडिया को बॉयकॉट नहीं कर सकते। अब देखिए हमने तो फिल्में नहीं बंद की, एक दफे बीच में कोशिश की एंड देन वी सेड कि वो परमानेंटली हम नहीं कर सकते। सो वी आर बीइंग मोर प्रैग्मेटिक क्योंकि हमें इकोनॉमिकली ज़रूरत है उनकी। क्या हम ये कह सकते हैं? प्रैग्मेटिक भी हैं, बड़े प्रैक्टिकल हैं पाकिस्तानीज एज अ नेशन, लेकिन ऑल्सो बहुत बड़ा दिल है हमारा। क्या बात है पाकिस्तानियों की, कई और खामियां होंगी लेकिन दिल बहुत बड़ा है। आप देखें कि $1.5 अरब बिलियन का हम इंपोर्ट करते हैं इंडिया से। ऐसे वक्त भी इंपोर्ट करते हैं जब बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से जारहाना और नाकाबिले फरामोश, नाकाबिले तस्लीम किस्म का रवैया रहा है। हमने कभी उनके इंपोर्ट्स पर दरवाज़ा नहीं बंद किया और हम एक्सपोर्ट करते हैं सिर्फ तकरीबन $400 मिलियन। तो एक तो बड़े दिल की भी बात है, सच अ पिटी, इतना बड़ा मुल्क, इतना छोटा दिल। और आज जो तस्वीर आई है दैट सेज इट ऑल कि यहाँ पर पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल एक खुश अखलाकी के तौर पर एक दुनियावी एक ये होता है रिचुअल, आप हाथ मिलाते हैं अपने दुश्मनों से भी, कभी कभी आप यहाँ पर ये शख्स अपने नमस्ते करें बेशक, लेकिन साथ साथ हाथ भी मिलाएं। इट जस्ट शोज द लैक ऑफ कर्टसी एटीट्यूड। तो इसमें कई चीज़ें शामिल हैं, आरएसएस का असर, बीजेपी का असर, लेकिन मैं फिर भी एक बात पर जोर दूंगा कि हमेशा याद रखिए कि इलेक्शन जब हुआ था नरेंद्र मोदी का और बीजेपी का, तो कुल जो वोट डाले गए इंडिया में सिर्फ 31% वोट मिला है बीजेपी को, यानी कि तकरीबन 70% लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट डाला। लेकिन क्योंकि वो बटे हुए थे और ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का फायदा उठाते हुए बीजेपी को अक्सरियत मिल गई। इसका मतलब यह है मेरा कहने का कि भारी अक्सरियत अभी भी शायद हिंदुस्तान के अवाम की ज्यादा मॉडरेट है, रीजनेबल है, वो इंतहा पसंद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद जब्बार साहब, आपने वक्त निकाला और हमसे बात की। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।